नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले मैंने आपको प्रश्न बैंक का पूरा प्रश्न प्रोवाइड करा चुका था। अब इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का। देख लेते हैं हम पहले भूगोल का क्या क्या दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अध्याय 1 का भारत, आकार और स्थिति। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। पहले दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। यदि मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत थोड़ा देर हो जाएंगी, इसलिए आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद में देख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो वह आ जाएगा 97 डिग्री से 25 पूर्व तक आ जाएगा। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती हैं? तो यह करती है बांग्लादेश से। चौथा क्वेश्चन रहेगा संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 5वां। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो किस क्षेत्र महाद्वीप में स्थित है? भारतीय जो है वह है दक्षिण में। इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण। इसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो यह जाएगा उत्तरी। कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में विभाजित करती है, तो यह 2 भागों में विभाजित करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल खालिस्तान देशों में है, मतलब 6ठा। इसके बाद में हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, तो नवीन वलित। भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह आ जाएगा 2.4। उसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 2, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्र सीमा की लंबाई इसकी आ जाएंगी 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम है, तो वह है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद में आ जाएगा 5वां, भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम है, तो वह है बंगाल की खाड़ी। भारत कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? इसका आ जाएगा 6वें का आंसर तो दिया ही नहीं है। कर्क रेखा होता है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद में देख लेते हैं कर्क रेखा जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है। सॉरी, मध्य प्रदेश बोल दिया था, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन उसके साथ में 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो यह 2 घंटे का अंतर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखना है, तो यह है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सत्यासत्य। आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे पूरा पूरा दिखाई दे देगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक एक करके, उसके बाद में देख लीजिएगा क्या क्या हो सकता है। सही जोड़ी देख लीजिएगा। पहला है 28 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका आ जाएगा आपका मानक यानी उत्तर। स्वेज नहर, जो स्वेज नहर है वह है 1869 में बनाया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आता है वह आता है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप जो आता है वह अरब सागर में आता है। भारत की ऊपरी पश्चिमी सीमा जो आती है
वह आ जाती है पाकिस्तान में, और भारत की पश्चिमी सीमा जो आएगी वह है नेपाल, चीन और भूटान। इसके बाद में देख लेते हैं यह दिया गया है नक्शा, इसमें आपको भरना है। तो नक्शे में संकेत भी दिया गया है कि क्या क्या भरना है, आप इसे देखकर भर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक अध्याय नंबर 2, भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप। तो आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा एक एक करके, क्योंकि मैं एक एक बता रहा हूँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए प्लीज़ देख लीजिएगा। तो पहला जो दिया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, इसके बाद में दिया है भारत का विशाल मैदान में पाया जाने वाली मिट्टी, तीसरा निम्न हिमालय तथा शिवालिंग के बीच की घाटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी इसको दिया गया है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 1 का आंसर नीचे आपको उत्तर में दिया गया है। पहले का ए है, दूसरे का भी ए, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का भी ए, यानी सभी का पहला ही यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसके बाद में देख लीजिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक जो रहेगा तीसरा, एक समय उत्तर दीजिए, उसका भी आंसर आपको यहीं पे नज़र आ रहा है, आप एक एक करके देख सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक जो चौथा रहेगा, सत्य असत्य, तो उसका भी आंसर आपको दिख रहा है, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य हो जाएगा। उसके बाद में सही जोड़ी का भी आंसर आपको नीचे दिख रहा है, एक एक करके बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, भारतीय मरुस्थल को समझाइए। तो इसका उत्तर ये रहा आपका भारतीय मरुस्थल का, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसके बाद में इसका आधा आंसर यहाँ पर है, पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाया जाने वाले जैसलमेर में बरकान समूह पाए जाते हैं वाला यहाँ तक पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया गया है आपको प्रश्न क्रमांक पहला देखना है, भारतीय मरुस्थल के निर्माण में मुख्य कारकों के, इसमें ही पहले वाले में दूसरे का आंसर भी है। इसके बाद में देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है वह है भारतीय द्वीप समूहों का सविस्तार वर्णन करना है, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक चौथा, तो प्रश्न क्रमांक चौथा का भी आंसर आपको नज़र आ रहा है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार को लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो पाँचवा रहेगा, स्क्रीन को रोक लीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तारपूर्वक समझाना है, तो वो दिया गया है। इसके बाद में है खादर और बंगार में अंतर, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा स्क्रीन पे। उसका उत्तर उत्तरी और गंगा मैदान के पुराने जदोड़ भांगर कहलाता है। इसके बाद में देख सकते हैं आप इसी का आगे का क्वेश्चन, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जदोड़ का बना होता है, ये नदिया के बाढ़ के यानी बांगर के बारे में पूरा का पूरा दिया गया है, अब इसे देख लीजिएगा। इसके बाद में खादर का भी दिया गया है, अब इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7वां जो दिया गया है उसका भी उत्तर आपको दिया गया है, यहाँ पे एक एक करके देख लीजिएगा। इसके बाद में दो आप से आप क्या समझते हैं, निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। दो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको। बांगर और खादर से आप क्या समझते हैं, ये तो अभी दिखाया ही गया था, लेकिन उसका भी आंसर आपको दे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न बैंक से ही पूरा आपको अगर एग्जाम होती है तो आपको आना है। दक्कन के पठार का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्कन का पठार स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। इसके बाद में भावर प्रदेश से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद में देख सकते हैं आप भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है। आ जाएगा हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इतने इसमें बांटा गया है 6 इसमें। तो अब एक एक करके आंसर देखते जाइएगा सबका। हिमालय पर्वत का भी आंसर दिया गया है आपको, यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे सभी विषय के आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको।
उम्मीद है आपने यह क्वेश्चन देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी मैदान में अंतर लिखना है। तो यह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप बिल्कुल देख लीजिए एक एक करके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर भावर और तराई प्रदेश का वर्णन करना है, तो प्रश्न क्रमांक 6वें में आपको देख लेना है। इसके अंदर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अध्याय नंबर 3, अफवाह। तो इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। जल्दी से जल्दी देख लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका भी आंसर आपको वहीं पर दे दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश कराई थी अरुणाचल प्रदेश में, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पूरे 9 क्वेश्चन है, तो सभी 9 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1960 में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखना है, तो यह अमरकंटक से निकली थी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरवन। इसके अंदर जो पांचवा क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखना है। तो जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वह है सतपुड़ा। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर से अधिक है। इसके बाद में गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा नदी का जो एक्शन प्लान है वह शुरू हुआ था 1985 में। और देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो यह है अलकनंदा। इसके बाद में देख लेते हैं सत्य। अब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा एक एक करके पूरे के पूरे क्वेश्चन। इसके बाद में सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का भी आंसर आपको वहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भांगड़ा नागल परियोजना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दामोदर नदी है उसको कहा जाता है, उसके बारे में पूरा पूरा दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो यह देख लीजिएगा आंसर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है? इसका भी आंसर आपको यहाँ दे दिया गया है। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए। गंगा अपवाहन तंत्र की 2 नदियाँ लिखना है, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद में देख लीजिएगा एक एक करके पूरे के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नमामि नर्मदे गंगे परियोजना क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, कावेरी द्रोणी को समझाइए। शिव सुंदरम क्या है? इसको आप देख सकते हैं एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए। झील किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद में पृथ्वी का 71% भाग जल से आवंचित है, किंतु जल संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी स्क्रीन पे दिया गया है, आंसर देख लीजिएगा। नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो आप इससे इग्नोर ना करेंगे, आप इसे बिल्कुल लिख लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्रमांक, सिंधु नदी तंत्र को समझाना है, तो दिया गया सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो 14वां रहेगा, सिंधु नदी तंत्र का जो आंसर है वो ऊपर दिया गया है आपको स्क्रीन पे। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 14वां का आंसर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? तो जो 1995 में 1950 में जो शुरू हुई थी, और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरचना के तहत अन्य नदी को जोड़ने का भी कार्य किया गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है, अंतर दिया गया है उनके बीच में, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये वाला। प्रश्न नंबर 16 जो प्रश्न नंबर 11 में हम कर चुके हैं, नदी प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय क्या क्या है। इसके बाद में देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक उदाहरण अध्याय नंबर 4 जलवायु, उसके भी आंसर आपको दे दिए गए हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है अरबी शब्द से। पूरा एक एक करके क्वेश्चन दिया गया है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का भी सही, रिक्त स्थान की पूर्ति का भी आंसर आपको मिल रहा है। इसके बाद में एक शब्द का उत्तर भी आपको यहीं पे मिल रहा है, पूरा का पूरा आंसर दे दिया गया है।
अब स्क्रीन को रोकते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। उसके अंदर सत्य असत्य का भी आंसर दिया गया है आपको। इसके अंदर देख सकते हैं आप सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का भी आंसर दे दिया गया है। देख सकते हैं आप, पहले का हो जाएगा एफ यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। दूसरा आ जाएगा एल नीनो। एल नीनो जो है वह है ठंडी जलधारा। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वह है गर्त एवं भिन्न दबाव का क्षेत्र। और मानसून मानसून प्रस्फोटन ये जो है वह आ जाएगा सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में भारत में सबसे पहले वर्षा हुई थी तो यह हो गई द्वीप समूह में। और एक क्रमिक प्रक्रिया है वह है मानसून की वापसी। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं आप। उष्णकटिबंधीय अभिसरण से क्या तात्पर्य है या क्या है? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। बराबर का आंसर दिया गया। स्क्रीन को रोक लीजिएगा जल्दी से फटाफट। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर। इसके बाद में दिया गया है आम्र वर्षा किसे कहते हैं, यह किन राज्यों में होती है, तो इसका भी आंसर दिया गया है। काल वैसाखी से क्या तात्पर्य है, यह स्थिति से निर्मित होती है। अब देखते जाइए मानसून की वापसी शब्द से क्या तात्पर्य है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अध्याय नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। एक एक करके पूरे के पूरे सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अंदर देख लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देख लीजिए आंसर भी आपको नीचे दिया गया है, उत्तर करके दिया गया है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो रहेगा दूसरा, तो दूसरे का भी आंसर आपको मिल जाएगा। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह है 103। उसके बाद में विश्व में प्रमुख खालिस्तान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं, तो ये हो जाएंगे 12। तीसरा क्वेश्चन है पर्वतों की ढलानों पर जहाँ गहरी परत वाली मुद्रा खालिस्तान वहाँ पाए जाते हैं, तो वह आ जाएगा तीसरे का आंसर शंकुधारी। उसके बाद में चौथे में भारत में नेशनल पार्क खालिस्तान है, तो 92 नेशनल पार्क है। सिंकोना खालिस्तान महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो यह है पाँचवें का हो जाएगा व्यापारिक। इसके बाद में विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में पाए जाते हैं, तो जो घड़ियाल हैं वह भारत में ही पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, तो यह है औषधीय वन पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग खालिस्तान में होता है, तो यह सुंदरवन जो डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो सुंदरी वन पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग जो होता है औषधि के लिए होता है। जैव एवं जीवाणु प्रतिरोधक पादप खालिस्तान है, तो यह है नीम। इसके बाद में जो अंतिम जो क्वेश्चन है तिब्बती जंगली गधों को खालिस्तान कहा जाता है या कहा जाता है कियांग। प्रश्न क्रमांक जो है तीसरा दिया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसका भी आंसर आपको पूरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद में दिया गया है सत्य और असत्य, तो सत्य सत्य भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद में इसका आंसर भी आपको दिख जाएगा सत्य सत्य का। मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाए, तो देख लीजिए सत्य सत्य का भी एक एक करके भी आप इसे इसमें बड़ा करके देख सकते हैं। पूरा आंसर आपको दिया गया है। पहले का सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां सत्य है, सातवां सत्य है, आठवां सत्य है, नौवां सत्य है, 10वां भी सत्य है। इसके बाद में सही जोड़ी, तो आप देख सकते हैं सही जोड़ी का भी आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक वन से क्या समझते हैं, देशज एवं विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं वनों का महत्व लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनों का महत्व, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखना है, तो इसका आंसर ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम उनके गुण लिखना है, तो यह भी दे दिया गया है, सर्पगंधा और नीम। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उसका आंसर। क्या प्रश्न 6वां मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो यह इसका भी आंसर दे दिया गया है। सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसका आगे का भाग और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। आप देख लीजिएगा दूसरा अंतर दिया गया है, तीसरा, चौथा,
और 5वां, 6वां, 7वां, 7 आंसर पूरे दे दिए गए हैं। अब एक एक करके उसे लिख लीजिएगा। उसके बाद है भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यह होते 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, सबके बारे में एक एक करके भी डिटेल में भी दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि में धनी है, स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अध्याय नंबर 6 जनसंख्या के बारे में, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। और स्क्रीन में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक पूरे 5 तक के आंसर पूरे के पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अध्याय 6 के। आप स्क्रीन को रोक लीजिए और रोक कर आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे आंसर मिल जाएगा। आप स्क्रीन को रोकेंगे, उससे बड़ा करेंगे तो आप आसानी से आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक जो अति लघु उत्तरीय है। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय जनगणना किसे कहते हैं, उसका ये आप देख सकते हैं, आंसर लिखा गया है। इसके बाद में पूर्वी राज्यों में जनसंख्या का घनत्व न्यून क्यों है, इसके कारण लिखना है, इसका भी आंसर दे दिया गया है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है, इसका भी कारण लिखना है, इसका भी आंसर दे दिया गया है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखना है, तो यह आ जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, राजस्थान और आदि। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह है 16% लोग यहाँ पे निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो 6वां रहेगा, उत्तरी भारत की तुलना दक्षिणी भारत की जनसंख्या के अंतर में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है भाई? उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। तो भूगोल में बस इतना ही, मिलते हैं इतिहास का और राजनीति का वीडियो लेकर अगले इसमें, तब तक के लिए जय हिंद।